बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1980 की दिहाई में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने और अब उनकी साहबजादी को एक दफ़ा फिर मौका मिला है कि वो पंजाब की वजारत आला संभालें। क्या मुस्लिम लीग नून की बुनियाद पड़ने वाली वो वजारत आला एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून में जान डाल सकेगी जो मरियम नवाज साहिबा के हाथ में टास्क है, या सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होगी? कितना बड़ा चैलेंज होगा? सोशल मीडिया के महाज के ऊपर नून लीग को कितने चैलेंजेस दरपेश होंगे और उससे नबरत आजमा कैसे होंगे? प्रोग्राम में आज जायजा लेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब की तरफ। कुछ मईशत के हवाले से बातचीत करेंगे कि आने वाली हुकूमत को कितने ज्यादा चैलेंजेस दरपेश होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और ऑनलाइन या डिजिटल जर्नलिज्म से काफ़ी अरसे से वाबस्ता है और पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के सारे हालात इस वक्त हमें रोनुमा हैं, दरपेश हैं, उन सारों को बड़े करीब से देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है परवेज़ संदेला साहब ने, मुस्लिम नून ओवरसीज से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके साथ साथ संदेला साहब ने मुस्लिम नून के तमाम ही जलसे कवर किए हैं जो ख़ासतौर पर पंजाब में हुए इलेक्शन से पहले। संदेला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वसीम अब्बासी साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, मरियम नवाज साहिबा के लिए मीडिया सेल जो उनका एक बना था मशहूर ज़माना नवाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में, उनकी वजह मशहूरी वही मीडिया सेल है। तो अगर वहाँ से वजारत आला तक का उनका सफ़र देखें और फिर हम ये याद करें कि 1980s की दिहाई में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ऐसा ही चांस मिला था वजारत आला का, जिसके बाद उन्होंने पूरी पार्टी खड़ी की। कितना बड़ा चांस है मरियम साहिबा के लिए मीडिया सेल के तजर्बे की बुनियाद पे वजारत आला का तजर्बा? और ऐसे दौर में मैं मीडिया सेल को बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये बयानिए का दौर है और ये सारा दौर नैरेटिव का है, सोशल मीडिया नैरेटिव का है, जिसपे इस वक्त मरियम साहिबा को इस वक्त कुछ मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। तो कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्या वो ये असाइनमेंट कर पाएंगी? जी, थैंक यू सो मच जी फवाद साहब। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और जो आप अगर कह रहे हैं कि इसको मीडिया सेल के तजर्बे के साथ इक्वेट करें तो ये मेरा ख्याल है सही एनालॉजी भी नहीं होगी और ना ये सही तरीके से उसका वो हो सकता है। मीडिया सेल की बात जो कर रहे थे उस वक्त आई थी बात कि जी ये सहाफियों या एंकर्स के साथ बराह रास्त राब्ते के जरिए मीडिया की मैनेजमेंट कुछ कर रही थी, मगर अगर ये तजर्बा बहुत ज्यादा कामयाब हुआ होता तो मीडिया पे नैरेटिव नून लीग का छाया होता, ना कि पीटीआई का जो कि अभी छाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि वो, और फिर अभी ये सिलेक्शन में सबसे बड़ी बात बयानिया की ही बात थी, जो कि इनकी जमात बयानिया की जंग तकरीबन हार गई थी। मेरे नजदीक तो ये कोई बयानिया की जंग नहीं जीते थे, इनके पास कोई खास बयानिया नहीं था, ना ही अपना बयानिया सही तरीके से फैलाने की कोई कैपेसिटी थी। इनकी मीडिया टीम, इनकी सोशल मीडिया टीम पे शदीद तनकीद हुई है कि वो अपना कोई काम नहीं कर सके। वॉलंटियर्स कुछ काम करते रहे इनके लिए, लेकिन बाकी इन्होंने नहीं काम किया, तो वो काफी तजर्बा नहीं है। अलबत्ता ये जो मैं समझता हूँ जो इनके लिए तजर्बा हो सकता है वो ये कि ये, लेकिन वसीम भाई उस जमाने में चर्चा बड़ा था, मरियम मीडिया सेल का चर्चा बहुत था, और उस वक्त ये भी तो हो सकता है ना कि उस वक्त वो कामयाबी से हमकिनार हुआ हो, फिर बीच में गैप इतना बड़ा आ गया हो कि जिसके बाद अब दोबारा मुश्किलात सामने आ गई हैं। जी बिल्कुल, ये हो सकता है। दूसरी बात शायद इनकी तवज्जो नहीं रही होगी, या फिर ये कि उस वक्त जो मीडिया था वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर था जब इनका उस वक्त सेल की बात हुई थी, जबकि अब जो दौर बदल चुका है और अब सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो हालात के तकाजे भी बदल चुके हैं। कई लोगों का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 90 की दहाई में रहती है अभी भी, और इसी वजह से नाकाम हुई है। और इसी वजह से देखें आप, वजीर आजम नवाज शरीफ का इतना बड़ा इश्तिहार छाप दिया अखबारों के फ्रंट पेज पे, लेकिन उसके बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ उससे। यानी ये लोग अभी भी ये समझते हैं कि शायद उस तरह की जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट होती थी अब भी वही चाहिए होती है। हालांकि अब जो है वो सोशल मीडिया का दौर है और फेक न्यूज को काउंटर करना होता है, अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाना होता है, सोशल मीडिया पर हर वक्त अवेलेबल होना होता है, जो कि इनके पार्ट में बड़ी नाकामी थी कि इनके मीडिया मैनेजर्स कभी अवेलेबल भी नहीं होते थे साथियों को मौका देने के लिए भी, तो उस वजह से भी इनका वो हुआ। तो अभी ये जो टास्क है जो इनको एक्सपीरियंस काम आएगा वो सिर्फ ये कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ रही है, 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, हर तरह के हालात का सामना उनको करना पड़ा, फिर ये जेल में उनके साथ रही है, जिसकी वजह से ये लीडर बनी है। मेरे ख्याल में जो इनकी प्रॉपर लीडरशिप बनी है जब ये पाकिस्तान वापस आके अपने बाप के साथ जेल गई हैं और जेल के मुश्किल हालात देखे, फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले गए तो इन्होंने पार्टी को रिवाइव रखा और उसके साथ पार्टी को आगे लेके गई, कश्मीर में अपनी कैंपेन की, जिमनी इलेक्शन जितवाए कई, उसके बाद कई नहीं जीते, लेकिन वो इनका तजर्बा इनके काम आ सकता है। और दूसरा ये कि इनके पास जो एक्सपीरियंस टीम है और अभी भी नवाज शरीफ साहब का इनके ऊपर सरपरस्ती मौजूद है, तो उस तजर्बे से मेरे ख्याल है कोई उम्मीद लगाई जा सकती है। मीडिया सेल से तो उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। अभी ये अब्बासी साहब कोई
अब्बासी साहब कुछ चंगी गल भी होवे जेड़ा मतलब कि कोई चंगा भी कुछ होया होवे पिछले 2-4 संदेला साहब, वो आप चंगी बातें तो आप बताएंगे ना, साफ ही तो उस पर तजिया करेंगे, तबसरा करेंगे। नहीं, मैंने कहा मतलब हो सकता है अब्बासी साहब को कुछ मिस कर रहे हो ना, तो कहीं कोई नहीं संदेला साहब, वो आपसे हम चंगी बातें पूछ लेते हैं, वो आ जाते हैं आपकी तरफ। तो मैं अब्बासी साहब जरा कंप्लीट आप कर लीजिएगा बात, ताकि मैं संदेला साहब की तरफ चला जाऊं। जी, तो यही बात मैं कह रहा हूं कि जाहिर है वो ये जो एक्सपीरियंस है नवाज शरीफ साहब का और जो अंकल्स का एक्सपीरियंस है वो शायद उनके काम आ जाएगा। बाकी है कि जाहिर है वो उस घर में पली बड़ी हैं जिसमें मुश्किलें भी आई हैं, जिसमें जेलें भी आई हैं और जिसमें हुकूमतें भी आई हैं, तो उन सारी चीजों का एक मिलके एक तजर्बा तो जाहिर है उनको बन गया होगा। अच्छा, लेकिन अब्बासी साहब, वसीम भाई, पली बड़ी बेशक वो मियां नवाज शरीफ के घर में है, लेकिन मियां साहब के जो बच्चे हैं, चाहे उनके दोनों बेटे हों चाहे उनकी साहबजादी हों, वो सियासी तौर पे मियां साहब के साथ कोई बहुत ज्यादा खड़े हुए दिखाई नहीं देते पूरे तमाम अरसे में। ये तो मरियम नवाज साहिबा की, मैं इसीलिए मीडिया सेल कह रहा हूं कि उनका पहला असाइनमेंट था जिसमें लोगों को पता लगा कि मरियम नवाज साहिबा भी पॉलिटिकल फिगर हैं या वो भी हुकूमती मामलात के अंदर मदाखलत करी हैं। हालांकि शहबाज साहब के बच्चे सलमान साहब और हमजा, ये तो दोनों एक्टिव रहे हैं। मैं ज़रा संदेला साहब से भी थोड़ा सा इसके ऊपर तबसरा ले लूँ। मैं वसीम में दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि ये सवाल बड़ा अहम है कि मरियम नवाज साहिबा का पॉलिटिकल कैरियर क्या शुरू ही मीडिया सेल से हुआ या उससे पहले भी कोई चीज़ें थी? संदेला साहब, आप क्या समझते हैं? मरियम साहिबा, आप कह रहे हैं कि नहीं जी कुछ चंगी बातें भी हैं, तो वो चंगी बातें आपको क्या लगती हैं अगर सियासत के मैदान में देखें? क्योंकि यहाँ पर तो तनकीद बर्दाश्त करना पड़ेगी, अभी तो अब्बासी साहब ने किया कुछ नहीं है, तो मरियम साहिबा तनकीद बर्दाश्त करेंगी या नून लीग के लोग जो कहते फिर रहे हैं कि हसीना वाजिद बन जाना चाहिए इनको मुखालफिन के खिलाफ? देखें, ये जो कह रहे हैं ना कि हसीना वाजिद बन जाना चाहिए मुखालफिन के साथ, अगर जाती हैसियत मुझसे पूछे ना, अगर हसीना वाजिद नहीं भी बनना तो जो सियासी मुखालफिन है ना, कम अज कम उनके लेवल पर उनको जवाब जरूर देना चाहिए। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी जमात तो है नहीं है, ये बाकायदा सब कारकर्दगी से जवाब देना चाहिए या बयानिए का जवाब बयानिए से देना चाहिए, और इमरान खान साहब की तरह ही कि ग्राउंड पे कुछ ना हो और बयानिया बहुत बड़ा हो? सर, ये देखिए, मैं कह रहा हूँ इनका जवाब देने के साथ साथ देखिए मुस्लिम लीग नून का पूरा जोर होता है इस मुल्क की। अब देखें, सबसे बड़ा इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो मैशियत है। आपने मैशियत ठीक करनी है। पहला 1 महीना मैं आपको और अब्बासी साहब को, ये बिल्कुल कल जो मरियम नवाज की तकरीर होगी ना, जब वो हलफ उठा लेंगी, तारीखी तकरीर इस लिहाज से होगी कि पहला टारगेट उनका रमजान शरीफ का महीना है। आप देखेंगे कि इस रमजान शरीफ के 1 महीने की जो वो खिदमत होगी, उसी से आप लोग कहेंगे कि यार अगले 5 साल मरियम नवाज जो है ना वो इस सूबे के अवाम को वहां पर लेके जाएंगी जहां के बारे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 1985 से सोचते आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। और जहां तक ये सोशल मीडिया की आप बात करें ना, मैं सिर्फ पिछले 8-10 दिन की बात करूंगा, चाहे वो चट्टा साहब वाला, कमिश्नर साहब वाला केस हो, पहले आधे घंटे के अंदर अंदर जिस तरह नेगेटिव मतलब कि नून लीग ने उसका रिप्लाई किया वो आपके सामने है। उसके बाद राय साकब खर, जो आप लोगों के दोस्त भी होंगे, मादत के साथ वो कोलीग भी होंगे, उनके साथ जो हुआ वो कहीं मुंह दिखाने के अब तक काबिल नहीं है, ना वो कोई हमें नजर आ रहे हैं, ना उनका वो जो एक झूठा फेक बयानिया लेके चले थे या वो जो भी लेके चले थे वो हुआ। उसके बाद जो राजा बिशारत साहब, मतलब बहुत सारी मिसालें हैं। हो सकता है किसी जगह पे आपको सोशल मीडिया नून लीग का पीटीआई का मुकाबला करता हुआ ना दिखाई दिया हो, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के पास वो अरबों डॉलर के टीके नहीं है जो उनको बाहर से लगते हैं, यूएस से लगते हैं या वो इंग्लैंड से लगते हैं या पूरे यूरोप से लगते हैं, या ना उनकी कोई टीमें ऐसी हैं जो अमेरिका में बैठी हुई हैं और उन्होंने मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ काम किया हुआ है। वो तजर्बा एक्सपीरियंस हो सकता है किसी जगह पे मुस्लिम लीग नून के पास, वर्करों के पास ना हो, लेकिन ये बगैर किसी तनहा के या बगैर किसी माली अमदाद के जो करते हैं ना, उसका जवाब नहीं है। तो समटाइम हमें ये सोचना भी चाहिए कि क्या वो सहूलतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के पास है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन सहूलत ना होना तो सियासत में कोई जवाब नहीं है ना कि हमें सहूलत नहीं थी। लेवल प्लेइंग फील्ड तो सोशल मीडिया पे सबके लिए है, जहां आपके लिए ट्वीट का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन उसका जवाब दिया गया ना। मैंने कहा ना कि ये पिछले 3-4 दिन से देख लें, अच्छा पिछले 10 दिन से आप देख लें कि ट्रेंड किन के सबसे ऊपर जा रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा रहे हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जा रहे हैं, आपको यहीं से पता लग जाएगा। तो होता है समटाइम, कभी कभार होता है, लेकिन वही बात है कि मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया में, और देखिए 25,000 लोगों को तनख्वाहें दी जा रही थी केपीके से। आपको याद होगा कि 25,000 लोगों को तनख्वाहें दी जा रही थी जो काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लिए कर रहे थे, लेकिन नौकरियां पता नहीं कहां से लगी हुई थी, तनख्वाहें पता नहीं कहां से आ रही थी। तो ये फर्क होता है। जब ये चीजें होंगी तो थोड़ा बहुत आपको फर्क तो नजर आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया आपको बड़ा अग्रेसिव नजर आएगा। वो मरियम नवाज का बयानिया भी बताएगा, मरियम नवाज को डिफेंड भी करेगा, और जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है उसका तोड़ भी करेगा। उसके लिए इंशाल्लाह अगले 10, 15, 20 दिन में आपको बड़ी अग्रेसिव मरियम साहबा की कारकर्दगी के हवाले से भी कोई प्लान है नून लीग के पास, या सिर्फ सोशल मीडिया पे जोर है सदैला साहब? मेरे ख्याल में ये तो सवाल फवाद भाई बनता ही नहीं है। कारकर्दगी इस मुल्क से अगर मुस्लिम लीग नून की निकाल दी जाए तो कारकर्दगी है किसकी? मैं आपको बता रहा हूं, पहले रमजान के महीने में लोगों को उनके घरों पर वो सब कुछ मिलेगा जो लोग लाइनों में लगकर, आपको पता है आटा चीनी जब ऐसे मौके आते हैं तो लोगों का रश में क्या हाल होता है, हमारी माएं बहनें कैसी खड़ी होती हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि इस रमजान में लोगों को उनकी दहलीज पर वो सब कुछ मिलेगा जो भी हुकूमत ऐलान करने जा रही है। ठीक हो गया संदीला साहब, एक ब्रेक लेता हूं, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। और सवाल वहीं का वहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज जब तकरीर की शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, तो उन्होंने कहा कि नौजवान गालम गलोच से दूर रहें, और एक्स की बंदिश को भी आज पता नहीं कौन सा रोज हो गया पाकिस्तान में। तो गालम गलोच कल्चर क्या नून लीग भी लेकर आएगी या उससे किनाराकशी की जाएगी, जैसा कि उनके कायद ने कहा है? ब्रेक के बाद जायजा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वसीम अब्बासी साहब, आपसे दोबारा आगाज़ करते हैं। संदेला साहब फिर जाहिर है कि उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो मेन स्ट्रीम के सहाफ़ी हैं उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो भी उन तमाम बातों से परहेज़ करें कि जो फेक न्यूज़ के ज़मरे में आएँ या फसाद फिल अर्ज़ का सबब बने, या कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि हम जो है वो जर्नलिस्ट से ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट महसूस हों, जैसा कि आजकल की जो है वो सोशल मीडिया की पूरी वॉर में नज़र आ रहा है। और फिर एक्स की पाकिस्तान में बंदिश, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद हमारी जैसी सोसाइटी इस काबिल ही नहीं होती कि उसको इतनी आज़ादी दी जाए कि वो जो कुछ कह सके। मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन ये एक सोसाइटी के अंदर एक आवाज़ इसके ऊपर ज़रूर पैदा हो रही है, क्योंकि जो कुछ होता रहा, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले जो एक रात थी, लोग जो है वो विड्रॉ कर रहे थे अपनी सीटों से, और खुद नहीं कर रहे थे, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनको विड्रॉ कराया जा रहा था। एक अजीब व गरीब एक गंद का माहौल था, हर जानिब से कि वीडियोस बन के आ रही थी कि मैं फलाना सीट से हूँ, लेकिन मैं जो है वो इलेक्शन से का बाइकआउट करने का ऐलान करता हूँ। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मेन स्ट्रीम सहाफ़ियों की, जिस तरह से आप भी हैं मेन स्ट्रीम के ऊपर मौजूद हैं, तो जिम्मेदारी कुछ हमारी भी बनती है, या हम दूसरों को कहते रहें कि वो गालम गलोच करते हैं? बिल्कुल वासा, बिल्कुल सही, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। मेरे ख्याल में देखें, सहाफत की आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं है। सहाफत की आज़ादी है, मगर आप देखें गालम गलोच की आज़ादी नहीं, फेक न्यूज़ की आज़ादी नहीं। मैं बहुत पहले तलत साहब एक सहाफ़ी, उन्होंने एक दफ़ा बात की थी, वो मेरे साथ रह गई। उन्होंने कहा कि यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू योर ओन फैक्ट्स। तो यहाँ फैब्रिकेटेड फैक्ट्स अगर सहाफ़ी चलाएंगे तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी यानी बददियानती प्रोफेशनल कोई नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो कस्टोडियन है सच के सुपोजिटली। तो और जो दूसरी बात है, ये दो बातें, एक है कि फेक न्यूज़ फैलाना सहाफ़ियों के हवाले से, दूसरा ये है कि किस हद तक हम एक्टिविस्ट बन सकते हैं और किस हद तक हम सहाफत कर सकते हैं। ये बात भी है, पूरी दुनिया में अब ये डिबेट हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसने सहाफत को तकरीबन इररेलेवेंट भी कर दिया है, और ऐसा कर दिया है कि सहाफत और ये जो सिटीजन जर्नलिज्म गडमड हो गए, और कुछ पता नहीं चल रहा कि सहाफी कौन है, नॉन सहाफी कौन है। तो सहाफियों के ऐसे में ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। एक तो सच के साथ लॉयल्टी और फेक न्यूज से बचना, हमें हर चीज हमारी डबल चेक होनी चाहिए। फैक्ट के साथ हमारा लॉयल्टी, हमारी प्राइम हमारे पेशे की जिम्मेदारी है, ये जरूरी है। दूसरा ये कि हमें एक हद मेंटेन करनी चाहिए। कोई हेट कैंपेन करें, हम फेक न्यूज चलाएं, या फिर हम कोई ऐसी चीज एक्टिविज्म में जाएं, एक पार्टी या दूसरी पार्टी उसके हैशटैग को चलाएं सोशल मीडिया पे, ये मेरा ख्याल है किसी सूरत अलाउड नहीं होना चाहिए, और ये सहाफती तंजीमों को भी आगे बढ़कर इस पे काम करना चाहिए। मैं अच्छा वसीम भाई, हैशटैग किसी सियासी जमात के हैशटैग के हिसाब से ट्वीट करना, ये क्या उस मुहिम का हिस्सा बन जाने के मुतरादिफ है? बिल्कुल 100%। सियासी जमात के हैशटैग को ट्वीट करने का मतलब यही है, जाहिर है कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। आप किसी के हैशटैग को उठा देते हैं, जाहिर है सहाफियों को लोग ट्रस्ट करके फॉलो करते हैं कि उनके पास से खबर मिलेगी और उनके पास से ऑथेंटिक खबर मिलेगी। अगर आप किसी सियासी जमात का कोई एक ट्रेंड या कोई बयानिया आप अपने जरिए से प्रमोट करते हैं, तो एक किस्म का आप बददियानती के मुर्तकिब हो रहे हैं कि लोगों को आपसे तो है कि आप सच और हक के साथ होंगे, और आप एक किसी पार्टी का बयानिया चला रहे हैं, और इस तरह का बयानिया खास तौर पर। वसीम भाई, फिर इसका मतलब ये है कि जो हम लाइन लिखते हैं कि ट्वीट्स आर पर्सनल, वो लाइन फिर वैलिड नहीं रही, अब आप ये कहते हैं? नहीं, ये ट्वीट्स आर पर्सनल कौन पढ़ता है सर? लाइन को कोई नहीं पढ़ता, आपकी ट्वीट को लोग पढ़ते हैं। जो वायरल होती है, जो रीट्वीट होती है, वो आपकी ट्वीट होती है, उसका कंटेंट होता है। तो आपको ट्वीट के कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो गालम गलोच और जो इंतहाई सख्त किस्म के अल्फाज यूज करते हैं सहाफी,
ये वो सहाफी कहने के लायक नहीं, इस वजह से कि सहाफत एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको अल्फाज पे उबूर होना जरूरी है। आपको सख्त से सख्त बात अच्छे अल्फाज में सहाफती अंदाज में बयान करने पे कुदरत होनी चाहिए। अदरवाइज आपका कोई हक नहीं है कि आप अगर बिल्कुल वो सड़े की जुबान में गाली देना शुरू कर देंगे तो फिर आप में और आम बंदे में क्या फर्क रह जाता है। ठीक हो गया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सहाफती जुबान को इस्तेमाल करें, सहाफती इक़दार का ख्याल रखें और जो बात करें वो फैक्ट बेस्ड हो। और मेरा ख्याल है ये सहाफती इदारों की और सहाफती तंजीमों की भी जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करें कि सहाफी जो है वो फैक्ट्स के साथ लॉयल रहें और एक हद से आगे ना बढ़े। क्योंकि देखें सहाफत की आज़ादी है और हम आज़ादी सहाफत के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पहचानना होगा। इस दौर में अगर फसाद फिल अर्ज होता है और उसकी जिम्मेदार हम होते हैं तो इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं होगी। बड़ा मुकद्दस पेशा है, हमें अपने पेशे की आज़ादी के लिए हर हद पे जाना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बजाय इसके कि हुकूमतें आके हमें रेगुलेट करें, हमें खुद से अपना कोड ऑफ एथिक्स बना के उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है संदेला साहब, क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, खासतौर पर सोशल मीडिया के वो एक्टिविस्ट जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, ज़ाहिर है आपने भी मेरा ख्याल है चले जाना है कुछ दिनों में वापस, तो क्या आप लोग इस बात के ऊपर अपने कायद के साथ हैं कि जो उन्होंने कहा गालम गलोच से परहेज करें, या आप लोग भी फॉलो करना चाहेंगे बाकी दीगर सियासी जमातों को कि वो गाली देते हैं तो जवाब में गाली के जवाब में गाली दी जाएगी? सबसे पहले तो मैं ना बड़े ही खूबसूरत अल्फाज में खराज तहसीन पेश करता हूँ अब्बासी साहब को कि उन्होंने जो बातें की है ना बड़ी खूबसूरत की है, और मुझे अब इनको जरा ख्याल भी करना चाहिए क्योंकि ये समंदर में रह रहे हैं और वहां पे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनके खिलाफ तो नहीं लेकिन जिनको राय रास्त पर बात की है इन्होंने लाने की, कि सहाफियों के बारे में जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मेरी नजर में ये खराजत है। इसलिए संदेला साहब कता कलामी की मदद, लेकिन वसीम अब्बासी साहब की इस सारी गुफ्तगू और उसके बाद आपके खराज तहसीन से मेरे दिन में ख्याल ये पैदा हुआ है कि फिर सियासी कारकुनान यानी कि आप लोगों से गुजारिश है कि सहाफ़ियों को बर्दाश्त भी किया करें, क्योंकि पिछले पार्ट में वसीम अब्बासी साहब से आप इख्तलाफ कर रहे थे और इस पार्ट के अंदर आप उनके साथ जो है वो एग्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सहाफ़ी अगर खबर खिलाफ भी दे तो भी उसको बर्दाश्त करना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें तो अब्बासी साहब ने किसी के खिलाफ कोई खबर नहीं दी। इन्होंने तो वो सहाफियों के बारे में कहा है कि हमें सहाफियों को भी ख्याल करना चाहिए, किसी पार्टी के साथ या किसी पार्टी के साथ पार्टी नहीं बनना चाहिए और जो हमारी जिम्मेदारी है उसको आगे लेके चलना है। तो इसमें कम से कम इन्होंने मेरे बारे में या नून लीग के बारे में तो कोई फेवर की बात नहीं की, तो ये इन्होंने अपनी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी हिम्मत और जुर्रत से बात की है। देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये पहली दफा नहीं कहा कि गालम गलोच का कल्चर नहीं करना। हम जब उनको प्राइवेट महफिलों में भी मिलते हैं या लंदन में बहुत ज्यादा मौका मिलता था, तो मैं अपने बिल्कुल हलफ पे ये बात कह सकता हूं, इसका रोजे क़यामत इस बात का मैं पहरा दूंगा और अगर मुझे सवाल हुआ तो जवाब दूंगा इस प्रोग्राम की साथ से, कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी यही कहा है कि ये आपका तरीकाकार नहीं होना चाहिए, ये आपका वतीरा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आप करेंगे तो दूसरे लोग आपसे कैसे सीखेंगे। तो मियां मोहम्मद, और देखें दूसरी बड़ी बात, कल शरीफ कम्प्लेक्स में जिन्होंने गुफ्तगू की वहां पर लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि वो सियासत पर बात करेंगे या किसी और, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की, बल्कि बच्चों को समझाया कि आप यहां से डॉक्टर बन के जा रहे हैं, आप यहां से पढ़ लिख कर जा रहे हैं, माशरे में प्रैक्टिकली इन हो रहे हैं, तो माशरे में प्रैक्टिकल इन होने के बाद आपने करना क्या है, वो ये समझा रहे थे। और मेरे ख्याल में एक बाप का काम भी ये होता है कि अपनी औलाद को इसी तरह समझाए कि जब आप फील्ड में जाएं तो फील्ड में जाकर जो आपने सीखा है उसको पॉजिटिव करें। और जहां तक ये आपके पहले नून लीग के लोगों का, वर्करों का आपने कहा, तो मैं उनके बिहाफ पर कहता हूं, मैं उन तमाम की तर्जमानी करता हूं कि अगर किसी जगह पे कुछ ऐसा होता भी है तो उसको बर्दाश्त किया जाए और उनको उनकी जवाब उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देने के बजाय अच्छे तरीके से समझाया जाए। लेकिन समटाइम फवाद भाई बिलीव करें कि ऐसा कुछ सामने आ जाता है कि आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो शहबाज गिल साहब वाली गाल है कि रद्दा फेरना पड़ता है, वरना सामने वाले को समझ नहीं आती। तो यहां पर वो लोग एडवांटेज ले जाते हैं जिसके मैं खिलाफ हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी सूरत में आप अपने हाथ से इस चीज को ना छोड़ें कि आपका बहन, आपकी बहन, आपका माँ या कोई भी जो है वो आपकी ट्वीट पढ़े या मतलब कि वी लोग आपका सुने और वो ये कहे कि ये मतलब ये गलत बात है। तो इस चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। बहुत शुक्रिया संदेला साहब, आपके वक्त का भी, वसीम अब्बासी साहब सर आपके वक्त का भी। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ माशी मामलात के ऊपर चैलेंजेस जो दरपेश है उस पर बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आने वाली हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज माशी होगा और माशी कारकर्दगी ही वो पैमाना होगी कि जिसकी बुनियाद पर लोग कामयाबी या नाकामी का तयन कर सकेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब 6 जमाती इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत नहीं होगी असम्बली के अंदर, इसका मतलब यह है कि कोई बड़ी आइनी तरमीम के काबिल नहीं होगा
और इस आईनी तरमीम के काबिल ना होने का मतलब यह है कि अगर आप इस्लाहात के हवाले से सोचें तो शायद बहुत ही मुमकिन मुश्किलात के अंदर होगा, बहुत ही नामुमकिनात में होगा कि कोई आईनी तरमीम आ जाए कि जितनी सियासी पोलराइजेशन है। तो इसका मतलब वो तमाम चीज़ें जो हम कई दफ़ा डिस्कस करते रहे और आप रहनुमाई करते रहे, मईशत के अंदर तब्दीलियों की और या बड़े इस्लाही इक़दामात की, तो वो फिर मुमकिन नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एक कौमी हुकूमत भी बन जाए इसमें PTI की हिमायत कायम कर लोग शामिल हो, तब भी वो इस्लाहात नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके एजेंडे का हिस्सा है ही नहीं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मईशत को इतना ज्यादा तबाह बर्बाद कर दिया गया है कि अगर SIST नई हुकूमत के तश्कील पाने से पहले इन पार्टियों का जो असेंबली में पहुंचे हैं उनके नुमाइंदों का इजलास बुलाकर वफाकी और सूबाई उनसे अहदनामे पर दस्तखत नहीं करा लेते कि जनाब ये इस्लाहात हमने करनी है, और उसके बाद उसको कानूनी शक्ल पहले ही नहीं दे देते इंतकाल इक़्तिदार से पहले, तो मैं समझता हूँ कि मईशत की बेहतरी का इम्कान कतई नहीं है। नंबर एक, हमारी मईशत है अशराफिया की मईशत, वो उसी के मुताबिक चलेगी। होता ही है कि कर्जे ले लिए, जो है बजट खसारा कम किया, ज्यादा किया, इस तरीके से वो गुजारा करते हैं। माशी तरक्की तो है ही नहीं, मतलब ये कोई मनसूबा बंदी तो है ही नहीं, प्लानिंग डिवीजन तो समझो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, और जो माहिरीन और इदारे हैं थिंक टैंक्स हुकूमत के भी और बाहर भी, वो भी इकोनॉमिक प्लानिंग की बात नहीं करते, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की करते हैं। तो ये तो कभी भी मईशत ठीक नहीं होगी, प्लानिंग है ही नहीं। मैं आपको सिर्फ एक बड़ी मिसाल दे दूं। देखिए 2010 में मैंने एक तजवीज़ दी थी कि जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है इसमें मुश्किलात का सामना है, आप उसको नवाब शाह तक डालना चाहते हैं पाइपलाइन, पैसे नहीं है, अमेरिका की सैंक्शन है, ईरान ने लगा दिया है हमारी सरहद तक पाइपलाइन। तो मैंने कहा था आप गवादर तक ले लें और वहां पर बिजली पैदा कर लें। लेकिन चूंकि मनसूबा बंदी थी नहीं किया। अब जबकि ईरान से थोड़े ताल्लुकात खराब हुए और ईरान ने यह कहा कि सितंबर में हम आपके ऊपर 18 अरब डॉलर का जुर्माना कानून के मुताबिक कर देंगे, तो इनको होश आया। अब वो कहते हैं जी हम गवादर तक पाइपलाइन डाल लेंगे। तो ये तो मैं वाहिद आदमी में अकेला 2010 से ये शोर कर रहा हूँ। तो प्लानिंग का तो फकदान है, प्लानिंग नहीं है। तो जब तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ प्लानिंग नहीं होगी और ये अहदनामा के साथ कानून साजी नहीं करते और अशराफिया की मईशत को नहीं तोड़ते, अगर ये किसी को ख्वाब ख्याल में है कि मईशत ठीक हो जाएगी, तो वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए कि अब हमारी गर्दन फंस चुकी है। डॉक्टर साहब, आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब भी अगर वक्त है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लें, क्योंकि 2010 का मामला अगर 2014 में जब पानी सर से गुजर चुका हो उस वक्त हम तय करें कि जी अब इसको गवादर तक कर लेते हैं, तो ये तो हमारी हर जगह यही मामला नजर आता है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये पॉइंट रखते हैं कि पाकिस्तान को माशी फैसलों के हवाले से एक लॉन्ग टर्म प्लान कर लेना चाहिए, फिर चाहे हुकूमत जिसकी भी हो वो उसके ऊपर अमल करे। अरे भाई 2 साल का बना लें, वो बात की बात है। जो आप कह रहे हैं वो नहीं करेंगे कि वो प्लानिंग नहीं है, वो तो फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है वो फैसला करते चली जाती है। प्लानिंग डिवीजन की बात आपने कभी सुनी है? कभी ये सुना है कि इन दोनों में कोई इश्तराक है? जो थिंक टैंक्स हैं हुकूमत के और प्राइवेट, कभी उन्होंने उसकी बात की है? मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये मंशूर जो है ना, ये एक तमाशा बन के रह गया है। आपको मिसाल दे दूं, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आइन कहता है 25 अलीफ के जाना चाहिए। इन बड़ी पार्टियों ने, 2 बड़ी पार्टियों ने 2009 में मुआहदा किया था कि हम 7% ऑफ GDP खर्च करेंगे 2015 तक। फिर तहरीक इंसाफ ने भी कहा 5% करेंगे, किसी ने भी नहीं किया, हालांकि सूबाई मसला है, वही 2% से कम है। अब ये इस मंशूर में कहा है कि जी हम 2029 तक सबको तालीम दे देंगे। मैं कहता हूं आप 2080 तक भी नहीं देंगे। तो ये सारे चैलेंजेस अपनी जगह रहेंगे, मईशत तबाह रहेगी। सिर्फ ये है कि कर्जे लेके रीशेड्यूलिंग करा के इधर उधर करके सलामती पर दाव लगा के अपना वक्त गुजारी कर रहे हैं। बिल्कुल मैं वाज़ेह कर रहा हूँ, वक्त गुजारी कर रहे हैं, आवाम को कुचल रहे हैं, और जो कर्जे लेके निजकारी करके रीशेड्यूलिंग करा के कुछ अमरीका से खुशामद की। अब जो नया खतरा पैदा हो गया वो भी मैं आपको बता दूं, हम जो कुछ सरमायाकारी, अगर IMF से आपको कर्जा मिल जाएगा बड़ी रकम का, उसके बाद आलमी बैंक से भी मिल गया, मैं एक जुमला देना चाहता हूं कि और दुनिया भर से भी आप कर्जे ले लें, फिर भी आप 2024 का जो माली साल नहीं कैलेंडर ईयर है, उसमें आप अपने कर्जे तमाम कर्जों के बावजूद अदा नहीं कर सकते। मुश्किलात आएगी। आप अमेरिका की खुशामद करेंगे, वो सियासी शराइत रखेगा कि जनाब ये CPEC को भी सुस्त कर दें। चीन के 27 अरब डॉलर के हमारे ऊपर कर्जे हैं, चीन उधर से नाराज होगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। हमारी गर्दन इसमें दूसरों के हाथ में, हमारे हाथ में है ही नहीं।
तो डॉक्टर साहब कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना इस सारे के अंदर। ठीक है कि जो बात आप कह रहे हैं कि जी इंतखाब से पहले या हुकूमत साजी से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब बैठें। आम तौर पर पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है क्योंकि किसी को तकलीफ कोई है नहीं। हम एक ऐसा सिनेरियो ले लें कि जिसके अंदर हुकूमत बन जाती है तो उसको 2 3 4 कौन से ऐसे काम करने होंगे कि जिसकी बुनियाद पर ये जो चैलेंज आप बता रहे हैं कि चाइना की नाराज़गी, अमेरिका की नाराज़गी और इस नाराज़गी के बीच में हमारी अपनी सियासी नाराज़गी, इन सारी नाराज़गियों के दरमियान कैसे चलेगी नई हुकूमत? नंबर 1, अगर ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये नहीं करते तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि जिस तरीके से 1900 से अब तक ड्रामा चल रहा है वही चलता रहेगा, इससे आगे बेहतरी नहीं आएगी। पहली शर्त यह है जो इनके मंशूर में भी है तमाम पार्टियों के, वफाक और सूबे 10 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद करें और वसूल करें। जीएसटी जो 17% है उसको 7.5% पर लेकर आए। पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है उसको 0 पर लेकर आए। अगर आप ये नहीं करते तो ना मईशत तरक्की करेगी, ना महंगाई कम होगी, ना आपको न तालीम का बजट होगा, न सेहत का बजट होगा। नंबर 1। दूसरी बात जो सोचने की है वो ये है कि जो बैरूनी कर्जों की आपको रीशेड्यूलिंग का खदशा अब है क्योंकि आप अदा नहीं कर सकते, उसकी भी सियासी शराइत होंगी। मगर जो पाकिस्तान में बात नहीं कर रहे हैं वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, वो ये है कि हमने निजकारी के बाद बैंकों ने हुकूमत को बड़े पैमाने पर कर्जे दे दिए हैं, सरमायाकारी कर दी है हुकूमत की, हालांकि वो तिजारती बैंक है और वो सनत तिजारत सराहत के लिए कर्जे कम दे रहे हैं। दुनिया उसको कंट्री रिस्क कह रही है। अब नौबत ये आ गई है कि जो उन कर्जों पर सूद है और इन सरमायाकारी पे जो सूद है वो हम अपने वसाइल से अदा नहीं कर सकते क्योंकि जो टैक्स रेवेन्यूज हैं एफबीआर के, आप एनएफसी अवार्ड के पास पैसा निकाल दें तो पैसा तो बचता नहीं है सूद और दिफा के लिए। अगर कल को 2-4 साल के बाद दुनिया IMF, वर्ल्ड बैंक या दूसरे ये कहते हैं कि बैरूनी साथ आप मुल्की कर्जे भी रिशेड्यूल कर दें, ये इतनी बड़ी तबाही होगी कि न सिर्फ बैंक तबाह होंगे, करोड़ों लोग जिन्होंने के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में पैसा लगाया है, म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, ये सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कि मुल्की आप ये कर क्यों रहे हैं? यूरोपीय बैंक बंद करके चले गए कि ये वो तमाशा क्या है इस मुल्क में कि आप 21,000 अरब के कर्जे दे दिए हैं हुकूमत को सरमायाकारी और 12,000 के कर्जे दिए मईशत के लिए तिजारती बैंकों ने। अगर इसकी रीशेड्यूलिंग की धमकी बातचीत हो रही है, मैं आपको आज वार्न कर रहा हूँ, किसी मौके पर वो जब ये करेंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा? बैरूनी कर्जे तालिब ने इन बैंकों का क्या होगा जिन्होंने कौमी बचत में पैसा लगाया है, जिन्होंने बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो लेकिन डॉक्टर साहब ये मॉडल किसका था? ये किसी ने तो डिसाइड किया होगा ना कि कमर्शियल बैंकों को इस काम में लेके आ जाओ। अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो कारोबार के लिए कर्जा देने के बजाय उनकी ख्वाहिश यही होती है कि हुकूमत ले ले और बस एक बुक जो है वो घूमती रहे। जी मैं देखिए, मैंने सारी दुनिया में टॉप पोजीशंस पे काम किया है बैंकिंग में, दुनिया में, और पाकिस्तान में कभी नहीं होता रहा, पाकिस्तान में भी नहीं होता रहा कि तिजारती बैंक हुकूमत को कर्जे दें। ये एक साजिश तैयार हुई थी, माफिया तैयार हुआ था जिसमें वो बैंक, चूंकि आपके 80% बैंकों की ओनरशिप फॉरेनर्स की है। हमारे जमाने में जब हम पाकिस्तान में बैंकिंग करते हैं, कायदे आज़म के बाद का जमाना था, वो ये कहते थे कि फॉरेन बैंक को हम 3 से ज्यादा ब्रांचेस नहीं देंगे, आप अपने बड़ी बड़ी बेंच जो बैंक से आपने फॉरेनर्स को दे दी स्पॉन्सर्स, वो बड़े बैंक। अब वो कहते हैं यार घर में आराम से बैठो, हुकूमत को कर्जा दो, एक कमरे में बैठ के कॉफी पिए, ड्राई फ्रूट करें, क्या जरूरत है लोगों को कर्जे दें, फिर उनकी वसूली नहीं होती, पीछे भागे नहीं भागे। हुकूमत भी चाहती है, IMF ने भी एनकरेज किया, स्टेट बैंक ने भी एनकरेज किया, क्योंकि वहां भी नुमाइंदे बैठे हैं वायसराय टाइप के लोग। तो इन सब का एक गठजोड़ से इतना बड़ा खतरा है कि अगर पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें नींद आती है, उनको सोचना पड़ेगा कि अगर इसका होगा तो क्या होगा, बैरूनी कर्जों का क्या होगा। और तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो आप जब उसमें पैसे रख ही नहीं रहे, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस वक्त 4,70,000 असातिज़ा हैं प्राइमरी। क्या इतने असातिज़ा आप अपॉइंट कर लेंगे जो आप ये कह रहे हैं कि 2015 तक करेंगे, अब आप 2029 तक करेंगे? इसके लिए पैसा चाहिए जो आप रख नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके वो बच्चे 25A के कानून को वायलेट करके, ना उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है 2080 तक नहीं जाते, तो आप अपने बच्चे इलाज मुआवजा नहीं देते, साफ पानी नहीं देते, इंसाफ नहीं देते, तो फिर सवाल ये कि आम आदमी के बजाय आप तो मईशत चला रहे हैं, मैक्रो इंडिकेटर चला रहे हैं, आप मईशत तो चला ही नहीं रहे हैं। इस बजट खसारा। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने 2-3-4 महीनों का अगर हम तस्करा करें तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, कितना अरसा बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर इन तमाम से डील करने के अंदर, मतलब खतरे की तलवार कब तक हम पे लटकती रहेगी? अगर हम पॉलिसी आज ठीक कर लें तो भी
देखिए, अगर आज आप ठीक कर लें तो फिर खतरे की तलवार इसलिए नहीं खत्म उड़ जाएगी, इसलिए कि वो जो उनकी प्लानिंग है न्यू ग्रेट गेम के तहत, आप अपने वसाइल ऐसे कर लेंगे कि आप उनसे, चीन को भी नजर आ जाएगा कि अब इतने हम दबाव में नहीं हैं, उनके $27.5 अरब के ऊपर पाकिस्तान को कर्जे दिए हुए हैं। अगर आज आप ये फैसला कर लेते हैं तो ये तलवार रहे या नहीं रहे, मगर खतरा खत्म हो जाएगा। और अगर ये नहीं करते, दुनिया भर के वायदे करके कौमी हुकूमत बना ले और पूरा जोर लगा ले, कुछ नहीं होगा। इसलिए कि निगरान हुकूमत के दौर में फौज ने जितनी मदद की है, अगर मैं आपके उसके बाद बताऊं कि सबसे बड़ा काम उनका था रुपए की कदर गिराना, वो को ठीक करना, वो नहीं कर सके। 12 जुलाई से कम है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया है। ये जो बड़ी वायदा करते थे $125 अरब, ये तो गिर गया है। रेमिटेंसेज आपकी गिर गई है। ये लीपापोती छोड़ दें, फिगर जब आप देखेंगे तो निगरान हुकूमत के दौर में रिस्क बड़ा है। हालांकि उनको पूरा ताउन था फौज का, लेकिन उन्होंने उसको नाकाम बना दिया अशराफिया की मईशत की वजह से। तो पूरा मौका भी था। और इसके साथ साथ मैंडेट की अगर हम बात करें तो उनके पीछे कोई सियासी दबाव भी नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, हम अपने हलकों में कैसे जाएंगे। उनका दबाव था, इसलिए कि वो भी अशराफिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने भी कानून तोड़ा है। निगरान काबीना ने, निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने और काबीना ने कानून तोड़ के टैक्स चोरी करने वालों की मदद की है। 2018 में भी की थी, 2023 में भी की है। ये रिकॉर्ड पर है, मैंने पहले भी कहा था। तो ये आप ना कहें कि सियासी दबाव नहीं था, वो भी अशराफिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अशराफिया का दबाव था। डॉक्टर साहब, इसको इस तरह इख्तिताम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि अशराफिया का दबाव पहले हुकूमतों के ऊपर भी मौजूद था और हम समझते हैं जिसको अवामी दबाव नहीं है बल्कि अशराफिया का दबाव है। डॉक्टर साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि निगरान हुकूमत ने भी उस पूरे अशराफिया के दबाव का जो दायरा था उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।